हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम बहुत ही क्रिस्प वे में और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोग इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसमें बेसिकली क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स है, उसको कवर करने वाले हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो, जिससे आपको सेशन पीडीएफ्स, फॉर्मूला शीट्स, शॉर्ट शीट्स वगैरह मिलती रहे। अब जैसे ये है हमारा ट्राई रहता है कि क्योंकि ये जो सीरीज है छोटा टॉपिक बड़ा धमाका सीरीज है, तो इसमें हम ट्राई करते हैं कि जितना कम से कम क्रिस्प वे में एक ही पेज के अंदर हम पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो पीडीएफ है वो हम लोग इसमें प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसका जस्ट एक पेज जो होगा बेसिकली उसका जो जेपीजे फॉर्मेट में मैं टेलीग्राम चैनल में जो है डालने वाला हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके पास वो जो पीडीएफ है वो एक्सेसिबल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम होने वाला है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो दोस्तों एनएमआर, उम्मीद करता हूँ सबसे पहले तो कि हमारा जो स्क्रीन है वो आपको विजिबल रहेगा। ठीक है, तो अगर स्क्रीन विजिबल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा टॉपिक। तो बेसिकली एनएमआर से हमें पता चलता है कि एन का मतलब होता है न्यूक्लियर। क्या होता है? न्यूक्लियर। देन होता है हमारे पास मैग्नेटिक, देन होता है हमारे पास मैग्नेटिक, और उसके बाद होता है हमारे पास रेजोनेंस। अब ये वाला जो रेजोनेंस है वो केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस नहीं है, बट क्या है? रेजोनेंस है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। बेसिकली जो फिजिक्स में लोग सेम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, तो उसी की हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सेम फ्रीक्वेंसी की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। दूसरी बात ये कि न्यूक्लियर का मतलब होता है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के स्पिन के बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। और मैग्नेटिक यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में हमारे पास यहाँ पे क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला चीज जो हमें यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ना है, दैट इज होता क्या है इसमें? अब्जॉर्प्शन होता है। किसका होता है? अब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्प्शन मतलब कोई अगर हमारा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली वो क्या हो रहा है? एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। भाई जो है हमारे पास क्या कर रहा है? वो कुछ एनर्जी एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज बेसिकली, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं हमारे पास? एमिशन स्पेक्ट्रम, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। बट ये हो रहा है एब्जॉर्प्शन, मतलब कोई भी अगर एक्साइटेड स्टेट से नीचे की तरफ आता है तो एब्जॉर्प्शन होता है। इसका मतलब कुछ एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करके वो आगे बढ़ रहा है, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन बेसिकली ये किस रीजन में होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में हमारे पास इधर होता है। रेडियो वेव्स हमारे पास यहाँ पे यूज होती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन के अंदर बेसिकली ये चीजें हमारे पास पाई जाती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन जो कि हमारे पास 4 से लेकर 900 हमारे पास मेगाहर्ट्ज तक होता है। ठीक है, गॉट इट। अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर हाइड्रोजन एटम एक कंपाउंड के अंदर फाइंड आउट करने के लिए ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? बेसिकली टू फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, या इससे मतलब हाइड्रोजन एटम में बिकॉज एक ही प्रोटॉन होता है, इसका मतलब स्लैश में मैं प्रोटॉन्स लिख सकता हूँ, प्रोटॉन्स इन अ कंपाउंड। अगर ये मेरे को यहाँ पे दोस्तों निकालना है तो मेरे को एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल दोस्तों करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें एनएमआर में पढ़ना क्या है, प्रिंसिपल क्या है दोस्तों। मैं सबसे पहली बात तो ये बता दूं, अगर हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं एनएमआर एक्टिव, क्या होते हैं? एनएमआर एक्टिव। और कैसे पता चलेगा एनएमआर एक्टिव है और यहाँ पे इनएक्टिव है? एनएमआर इनएक्टिव कैसे पता चलेगा वो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ। सबसे पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे पता रहना चाहिए क्या, एनएमआर एक्टिव कंपाउंड जो है एटॉमिक मास, क्या बोला मैंने? एटॉमिक मास। और अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ, किसकी बात करूँ? एटॉमिक नंबर की दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ। तो बेसिकली अगर हमारे पास एटॉमिक मास ऑड है किसी भी जो है एलिमेंट का, और ये भी हमारे पास क्या है? ऑड है। क्या है? ऑड है। तो यहाँ पे एनएमआर एक्टिव कंपाउंड है। अगर ये इवन है और ये ऑड है तो भी हमारे पास ये एनएमआर एक्टिव है, और अगर ये ऑड है और ये इवन है तो ये भी हमारे पास एनएमआर एक्टिव है। बट अगर इन केस ऑफ इवन, फॉर एग्जांपल इवन अगर है तो हमारे पास वो एनएमआर इनएक्टिव होता है। जैसे हमारे पास O16 मास नंबर, एटॉमिक मास 16 है, हमारे पास एटॉमिक नंबर 8 है, तो इस केस में हमारे पास ये एनएमआर इनएक्टिव कंपाउंड के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट, ओके। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, अब इसको, ये पहला तरीका होता है। दूसरा कि भाई स्पिन, जो भी हमें पढ़ा था क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम नंबर जब हम पढ़ रहे थे, स्पिन क्वांटम नंबर में पढ़ा था। अब स्पिन क्वांटम नंबर, अगर हमारे पास यहाँ पे स्पिन क्वांटम
नंबर दोस्तों, स्पिन क्वांटम नंबर अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, जीरो के बराबर है, और जीरो के बराबर अगर नहीं है, अगर जीरो के बराबर नहीं है तो हमारे पास ये एनएमआर एक्टिव के कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। और अगर है तो मतलब जीरो के बराबर है तो एनएमआर इनएक्टिव के कैटेगरी में दोस्तों ये आता है, इनएक्टिव के कैटेगरी में दोस्तों ये आता है, ठीक है। तो हमने बेसिक नॉलेज ले ली है कि भाई एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, क्या क्या नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी यहाँ पे। अब एक चीज देखो दोस्तों, हमारे पास हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ स्पिन होता है, तो सिमिलरली हमारे पास प्रोटॉन के पास भी कुछ जो है स्पिन होने वाला है। क्या मैंने बोला, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके पास स्पिन होती है, प्लस हाफ माइनस हाफ। सिमिलरली हमारे पास जो प्रोटॉन्स रहती हैं उनके पास भी स्पिन रहता है। क्या रहता है? स्पिन रहता है। अब बेसिकली होता क्या है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक प्रोटॉन है, ठीक है, और इसका एक स्पिन हमारे पास यहाँ पे है, जो कि हमारे पास बेसिकली एक स्पिन है, ठीक है। और ये स्पिन जो है वो घुमा रहा है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे स्पिन जो है वो प्लस और माइनस अब जो भी हो वो एक घुमा रहा है, ठीक है। दिस इज स्पिन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को P प्लस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब होता क्या है ना, सिमिलरली अगर बहुत सारे प्रोटॉन्स एक जगह इकट्ठे हैं बेसिकली, तो इनका जो, अगर मैं बात करता हूँ, ऐसे अलाइंड होंगे, बिकॉज इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अलग अलग जगह पे होगी, ओरिएंटेड होगी, रैंडम मोशन में होंगे। अगर हमारे पास नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इनके पास ना बेसिकली दोस्तों मैं समझाना चाहता हूँ, कोई भी प्रोटॉन है उसके पास एक स्पिन होगा, और उस स्पिन में हमारे पास बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड होगा अपना ही, ठीक है, अपना इंटरनल एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसमें वो हमारे रहेंगे। और अगर मैं बहुत सारे ऐसे प्रोटॉन्स को ले आऊं तो वो एक रैंडम, बेसिकली रैंडम ओरिएंटेशन में रहने वाले हैं, ठीक है, रैंडम ओरिएंटेशन में रहेंगे। जब जब रैंडम ओरिएंटेशन में रहेंगे जब उसके ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा हो तब, ठीक है। अगर मैं यहीं पे क्या करूं, अगर मैं यहीं पे बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूं, डेट इज मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैंने मान लिया, ठीक है, डेट इज H नॉट मैंने मान लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगा दिया है। तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो रैंडम ओरिएंटेशन में थे ना, वो क्या करेंगे, हमारे पास बेसिकली उसी के ओरिएंटेशन में, डेट इज मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में लगा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, घूम फिर के हमारे पास आ जाएंगे। बेसिकली यही होता है हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रम। अब होता क्या है, ये हमारे पास घूम फिर के आ जाएंगे, और जब घूम फिर के आएंगे तो दिस इज कॉल्ड हमारे पास अल्फा स्पिन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा स्पिन स्टेट बोलते हैं। दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, स्टेबल स्टेट के नाम से भी हमारे पास दोस्तों इसको जाना जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम यहाँ पे बेसिकली जब भी हम यहाँ पे वेन जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, क्या करती हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं हमारे पास, जब वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी जब इसके ऊपर डालेंगे, बेसिकली यहाँ पे ऐसे डाला, दैट इज म्यू नाम का रेडियो फ्रीक्वेंसी हमने डाल दिया। रेडियो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब जब रेडियो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे दोस्तों डालेंगे ना, तो क्या होगा मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो न्यूक्लियर का जो स्पिन है, न्यूक्लियाई का जो स्पिन है, बेसिकली प्रोटॉन का या न्यूक्लियाई का जो स्पिन है, वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के बाद बेसिकली जब हम यहाँ पे डालेंगे तो वो ओरिएंटेशन जो है वो बदल जाएगा, और बदल जाने के बाद क्या होगा, चेंजेस बेसिकली जब H नॉट था तो वो अलाइंड थे किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। बट जब हमारे पास यहाँ पे जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यूक्लियर स्पिन चेंज होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल हमने लगाया उसके ऑपोजिट हम लोग यहाँ पे ओरिएंटेशन 180 डिग्री घूम जाएंगे। क्या करेंगे? 180 डिग्री घूम जाएंगे। तो बेसिकली अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, MF एक्सटर्नल हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है, तो जो न्यूक्लियाई है बेसिकली वो कुछ इस तरह से ओरिएंटेड हो जाएंगे, बेसिकली वो इस तरह से ओरिएंटेड हो जाएंगे, 180 डिग्री हमारे पास यहाँ पे घूम जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली। और जितना वो घूमेंगे, जितना एनर्जी हमने दिया है बेसिकली, जितना एक बेसिकली हमने फ्रीक्वेंसी डाला है और फ्रीक्वेंसी में एक एनर्जी एसोसिएटेड है, तो वो एनर्जी जो ट्रांसफर हुआ है एक्साइटेड स्टेट से, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी पॉसिबल है, ट्रांसफर जब हुआ है ग्राउंड स्टेट से एनर्जी स्टेट में गए हैं, तभी वो स्पिन पॉसिबल है। वो जो स्पिन में जितना एनर्जी लगाया ना, वो एनर्जी हमारे पास इसकी डेल्टा ई मान लेते हैं, और वही एनर्जी किसके बराबर है, हमारे पास जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी हमने दी है ना h न्यू, उसके बराबर हमारे पास इधर हो जाती है। तो अगर मैं एक छोटे से डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करूं, मैंने आपको क्या समझाने की यहाँ पे कोशिश करी है, मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक बेसिकली यहाँ पे एक रैंडमली ओरिएंटेड क्या है, स्पिन है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो दो चीजें हुई।
हमारे पास सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक जो है स्पिन क्वांटम बेसिकली प्लस हाफ रहा, मतलब ये क्या हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ ओरिएंटेशन हो गया इसका, प्लस हाफ मान लेते हैं इसको, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ओरिएंटेट हो गया। अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है H नॉट मान लेते हैं, ठीक है, दिस इज H नॉट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उसी के ओरिएंटेशन में हमारे पास हो गया, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा स्पिन स्टेट भी बोलते हैं, जिसे स्टेबल स्टेट भी बोला जाता है, अल्फा स्पिन स्टेट बोलते हैं, या फिर हम लोग इसे क्या बोलते हैं स्टेबल स्टेट भी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ विजिबल होगा आपको, है ना, स्टेबल स्टेट भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, स्टेबल स्टेट, क्या बोला, स्टेबल स्टेट, अल्फा स्पिन स्टेट या भी। और अगर यहीं पे हमारे पास जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी डालेंगे, क्या डालेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी डालेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी डाला तो ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 180 डिग्री जो है घूम गया, यहाँ पे 180 डिग्री घूम के हमारे पास क्या पे पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, जिसे हम लोग बीटा स्पिन स्टेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा स्पिन स्टेट भी बोला जाता है, जो कि अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो बीटा स्पिन स्टेट और अल्फा स्पिन स्टेट क्या होता है, उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ से फिर वापस है क्योंकि अनस्टेबल है, तो यहाँ से फिर जब बेसिकली बीटा स्पिन स्टेट में होते हैं तो वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ एनर्जी डाउन करने के लिए कोशिश करते हैं, और वहां से क्या करते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, और वहां पे जो एनर्जी बेसिकली दिस इज द डेल्टा ई, दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा ई, और वही डेल्टा ई जो है वो क्या है हमारे पास एच न्यू के बराबर, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी हमने डाली है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी हमने डाली है। और इसी को जब हम ग्राफ में देखते हैं, किस में देखते हैं, ग्राफ में देखते हैं ना दोस्तों, तो हमें कुछ पीक्स और कुछ ऐसा मिलता है, कुछ ऐसे करके हमारे पास, कुछ ऐसे करके, ऐसे करके हमारे पास देखने को मिलता है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, जो फ्रीक्वेंसी हमने सेट करा है वो है, और ये हमारे पास इंटेंसिटी का है, ठीक है। ध्यान रखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी है, हम लोग ऑलरेडी जो फ्रीक्वेंसी सेट करके रखते हैं, जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी सेट करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी जो बदलता रहता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पेज किसका, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो हमने पढ़ लिया है। अब कुछ चीजें हम लोग नेक्स्ट पेज में करने वाले हैं, बिकॉज ज्यादा ही क्लमजी हो जाएगा वरना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी तक जो चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पेज के अंदर, ओके। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूं जो हमने अभी तक पढ़ लिया है वो आपको बहुत अच्छी से क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है केमिकल शिफ्ट। क्या बढ़ने वाले हैं, केमिकल शिफ्ट क्या होता है हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो बेसिकली केमिकल शिफ्ट जो है एक फेनोमेना होता है, और उसको समझने के लिए हमें कुछ और फेनोमेना समझने पड़ेंगे साइड बाय साइड, जिसका नाम है हमारे पास शील्डिंग और डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर जो भी हमारे पास इफेक्ट है उन दोनों के बारे में हमें समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द केमिकल शिफ्ट। बट अभी के लिए इतना ज्ञान काफी है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जो भी प्रोटॉन्स होते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑल प्रोटॉन्स, जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो सारे, मतलब वो बेसिकली हर प्रोटॉन का अलग अलग हमारा फ्रीक्वेंसी रहता है, सेम नहीं रहता, मतलब हर प्रोटॉन जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी शो करता है, बिकॉज उस टाइम पे वो अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब अलग एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ जो है कंबाइंड रहता है या सराउंड रहता है। तो इसीलिए हमारे पास, क्योंकि एटम वेरी करते हैं, एटम टू एटम वेरी करता है, इसलिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो भी वेरी करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि एक फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है। तो केमिकल शिफ्ट में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली पोजीशन ऑफ सिग्नल्स के हम बात करने वाले हैं, कि प्रोटॉन का नेचर, हम पोजीशन के जो सिग्नल्स का पोजीशन है, फ्रीक्वेंसी और उसका जो ग्राफ बनाएंगे, तो उस ग्राफ से जो हमारे पास पोजीशन मिलेगा, सिग्नल्स का पोजीशन से हम लोग डिसाइड करेंगे कि प्रोटॉन का नेचर कैसा है। एंड जब एक बार प्रोटॉन का नेचर हमें मिल जाएगा तो हम डिसाइड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब इसमें आता है हमारे पास क्या, एक बेसिकली एक फिनोमेना आता है, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। क्या आता है हमारे पास दोस्तों, शील्डिंग इफेक्ट के नाम से एक बहुत ही बढ़िया फिनोमेना आता है, और मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, मान लेते हैं मेरे पास एक कंपाउंड है CH3, क्या है CH3 CH2, और यहाँ पे मैंने एक क्या ले लिया, हेलो अल्केन टाइप्स लिया है Cl है, ठीक है। अब दोस्तों हमने पढ़ा है, जब भी अगर किसी ने GOC पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे ही बेसिकली चैनल में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंटायर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे हमने वन शॉट के अंदर हर एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश करी है। तो उसमें आपको यहाँ पे बेसिकली क्या मिलता है, हमने GOC के अंदर पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, ठीक है। वही इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ये अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्या है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बेसिकली ये व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि इलेक्ट्रॉन हमारे अपनी तरफ खींचते हैं ना, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाने वाला है ना। इतना हमें पता है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट।
अब दोस्तों ये क्या होता है, अगर मैं इस कंपाउंड को क्या करूं, पुट कर दूं, मतलब डाल दूं इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं इसको दोस्तों डालता हूँ, है ना, तो क्या होगा दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको। अगर मैं इसको डालता हूँ तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहली बात तो डालेंगे तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज तभी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में कुछ बेसिकली इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे अगर मैं गिनूं तो कितने हैं हमारे पास, 5 हाइड्रोजन है। कितने हैं, 5 हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहे हैं, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। अब इस वाले हाइड्रोजन को मैं क्या दे रहा हूँ, इसको मान लेते हैं ए हाइड्रोजन दे रहा हूँ, और इस वाले हाइड्रोजन को मैं बी हाइड्रोजन दे रहा हूँ, ठीक है। इस वाले को मैंने बी नाम दे दिया, बस नामकरण के, जैसे आप बचपन आपका नामकरण हुआ था वैसे ही सिमिलर वे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं ए हाइड्रोजन का, सॉरी पहले बात करते हैं बी हाइड्रोजन का, ठीक है। अब बी हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ, डायरेक्टली कनेक्टेड, दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिए तभी आपको पूरा शील्डिंग इफेक्ट और केमिकल शिफ्ट अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड है टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो इसीलिए इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके ऊपर, बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब वो कैसे दोस्तों, मैं बताता हूँ कैसे। CH2 जो है वो जो है जिसमें हमारे पास बी हाइड्रोजन है, जो Cl वाला ग्रुप है वो ज्यादा खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा CH2 के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली इस वाले ग्रुप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। और यहाँ से भी कुछ खींचेगा, बट यहाँ पे जब खींचेगा वो बहुत कम खींचेगा, वो इतना नहीं खींच पाएगा, है ना, इतना नहीं कम मतलब बहुत ही कम खींचेगा, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में खींचने वाला है, वो डिपेंडिंग अपॉन दी कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है। तो यहाँ पे CH2 जो है वो हमारे पास एक खींचने वाला है, बेसिकली CH2 से इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा। और जब CH2 से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है, तो हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH2 के ऊपर कम हो जाने वाली है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास कम होने वाली है तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड हमारे पास डी शील्डेड एटम प्रोटॉन, बेसिकली डी शील्डेड प्रोटॉन इसके नाम दिया जाएगा। तो वहां पे जो बी वाला प्रोटॉन, बी वाला जो हाइड्रोजन है HB हाइड्रोजन जो बी वाला है, दैट इज डी शील्डेड प्रोटॉन, डी शील्डेड प्रोटॉन। और यहीं पे अगर मैं वाइल ए की बात करूं, वाइल, अब वाइल लूप नहीं लगा रहा दोस्तों, जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है प्लीज समझाइए। वाइल हमारे पास जो ए वाला हाइड्रोजन है, ए वाला, वो हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, कम अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास दोस्तों क्या रहेगा, ठीक रहेगा, मतलब ज्यादा रहेगा, इट विल बी गुड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डेड प्रोटॉन। क्या है, शील्ड, मतलब एक कैप्टन अमेरिका का जैसे शील्ड है वैसे ही शील्डेड प्रोटॉन के नाम से हम लोग उसको जानने वाले हैं। तो दिस इज दी, बेसिकली ये है इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन ऑन शील्डेड एंड डी शील्डेड प्रोटॉन हमारे पास, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मैं लिखूंगा और आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। अगर हमारे पास बेसिकली ये जो ए वाला, डेट इज हमारे पास शील्डेड, डेट इज अभी हमने देखा कि भाई शील्डेड इलेक्ट्रॉन है, हाँ शील्डेड प्रोटॉन है इसके पास। अब इसके पास हम लोग क्या करेंगे, कम एनर्जी, बेसिकली कम एनर्जी देंगे, क्या करेंगे, कम एनर्जी देंगे और कम फ्रीक्वेंसी अगर हम डालेंगे, कम एनर्जी और कम बेसिकली एक दूसरे के प्रपोर्शनली होते हैं। तो कम एनर्जी अगर देंगे तो वो क्या करेगा, घूम जाएगा, क्या करेगा, घूम जाएगा। और अगर घूम जाएगा तो हमारे पास यहाँ क्या करेगा, बेसिकली टू कम एनर्जी देंगे टू गेट इनटू बीटा स्पिन स्टेट, बीटा स्पिन स्टेट। मैं बताना चाहता हूँ कैसे। हमारे पास बेसिकली ये थे, बेसिकली क्या था, हमारे पास ऐसे ओरिएंटेशन थे, मान लेते हैं दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, क्या है, ये हमारे पास प्रोटॉन है। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की बेसिकली क्या है, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मेरे को कम एनर्जी देना पड़ेगा इसको घुमाने के लिए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी इसको घुमाने के लिए, कम एनर्जी देनी पड़ेगी इसको घुमाने के लिए, है ना। और घुमा के इसका मतलब इसे बीटा स्पिन स्टेट में बेसिकली डालने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या करेगा, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इसके पास रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो हमारे पास कम हो जाएगा। एंड दैट केस में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी इसको घुमाने के लिए, बीटा स्पिन स्टेट में डालने के लिए, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, लेस एनर्जी चाहिए। बट इन केस ऑफ हमारे पास यहाँ पे बी, दैट इज डी शील्डेड, क्या है ये हमारे पास दोस्तों, डी शील्डेड प्रोटॉन, डी शील्डेड प्रोटॉन अगर है तो इसे हम लोग क्या देंगे, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, मोर एनर्जी एंड मोर हमारे पास फ्रीक्वेंसी, मतलब एक ही बात है, टू गेट इनटू
टू गेट इनटू हमारे पास यहाँ पे बीटा स्पिन स्टेट, क्योंकि भाई अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी अगर है दोस्तों तो मैग्नेटिक फील्ड जो चाहिए हो रहा है वो ज्यादा चाहिए होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा चाहिए होगा तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ज्यादा बीटा मोर एनर्जी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही एक ग्राफ से समझते हैं। बेसिकली अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना शेष का, तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है। दिस इज बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट, टीएमएस पॉइंट में बोलते हैं, एंड दिस इज हमारे पास दो, दिस इज कॉल्ड, हमारे पास ये जो पीक आ रहा है दिस इज फॉर द डी शील्डेड, दैट इज डी शील्डेड प्रोटॉन की वजह से आ रहा है, और ये जो पीक आ रहा है दैट इज फॉर CH3 जो कि शील्डेड ए प्रोटॉन जो था, दैट इज शील्डेड वाला प्रोटॉन, उसकी वजह से हमारे पास इधर आ रहा है। दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज हमारे पास इंटेंसिटी। अब इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं अप फील्ड। क्यों अप फील्ड? मतलब पहले एनर्जी कम फ्रीक्वेंसी देनी पड़ी तो हमारे पास पीक आ गया, इंटेंसिटी देखने को मिल गई, एंड क्योंकि हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी देनी पड़ रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन फील्ड दोस्तों, यहाँ पे बोलेंगे डाउन फील्ड फ्रीक्वेंसी, डाउन फील्ड बोलते हैं। एंड दिस इज हमें 0 पे सेट करते हैं, दिस इज टीएमएस पॉइंट, और टीएमएस मतलब टेट्रा मिथाइल होता है, मिथाइलिन, एंड दिस इज कॉल्ड बेसिकली हमारे पास रेफरेंस पॉइंट। क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट के नाम से हम इसको दोस्तों जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं अभी तक हमारे पास जो मैंने अभी पढ़ाया है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम दोस्तों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, बेसिकली अब यहीं पे मैं आपको समझाता हूँ। ये ग्राफ, ये जो शिफ्टिंग हुई है ना, ये जो शिफ्टिंग हुई है, क्या शिफ्टिंग, जो पीक का शिफ्टिंग हुआ है ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट ऑफ शील्डिंग एंड डिफरेंट, बेसिकली यहाँ पे एनवायरमेंट डिफरेंट था, इसके आसपास कुछ और एटम है, इसके आसपास कुछ और एटम है, एनवायरमेंट बदल गया, एंड इसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, जो बेसिकली पीक है वो शिफ्ट हो गए। तो उसी चीज को मैं अगर इंग्लिश में आपकी भाषा में जो आप एग्जाम में लिखोगे, शिफ्टिंग ऑफ, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करते हैं दोस्तों आपके लिए, शिफ्टिंग ऑफ पीक्स, जो पीक्स हमारे पास आई थी, पीक्स ऑफ पीक्स ड्यू टू, बेसिकली ड्यू टू हमारे पास डिफरेंट एनवायरमेंट्स, ठीक है, ऑफ शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। यही हमें समझाना था, और उसको समझने के लिए दोस्तों हमें शिफ्टिंग और डी शील्डेड और शिफ्ट जो है हमारे पास शील्डेड और डी शील्डेड का जो कंसेप्ट है वो हमें समझना चाहिए था, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द फेनोमेना ऑफ केमिकल शिफ्ट, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की, ठीक है। अब ये जो केमिकल शिफ्ट है, अगर हमें यहाँ पे निकालना है, केमिकल शिफ्ट निकालने का तरीका जो है, केमिकल शिफ्ट अगर हमें निकालना है तो दैट इज हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ हमारे पास सिग्नल, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस, रेफरेंस पॉइंट टीएमएस, रेफरेंस अपॉन में हमारे पास क्या करना पड़ेगा, अपॉन में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी इनटू हमारे पास यहाँ पे करना पड़ेगा, इनटू हमारे पास यहाँ पे 10 to the power 6, बिकॉज हमें यहाँ पे पीपीएम में आंसर चाहिए, दैट वाइज, ठीक है, गॉट इट। तो दिस इज द केमिकल शिफ्ट अगर हमें कभी निकालना हो तो दिस इज द फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल कितना है, दैट इज ये जो सिग्नल हमारे पास यहाँ पे आया है, बेसिकली दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एंड वहां से आप क्या बहुत इजीली यहाँ पे निकाल सकते हो कि भाई केमिकल शिफ्ट कितना आया है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक जो भी हमने पढ़ा है बहुत ही इजीली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लेते हैं क्या क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग यही केमिकल शिफ्ट, ठीक है। केमिकल शिफ्ट को कौन कौन, सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट कैसे जो है यहाँ पे करता है, तो ये ऑलरेडी डन, ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट ही लग रहा है बेसिकली। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उसकी तरफ हमारे पास खींच जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डी शील्डेड इलेक्ट्रॉन, या सॉरी डी शील्डेड प्रोटॉन बोलेंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे हम लोग डी शील्डेड प्रोटॉन इसको बोलने वाले हैं। तो दिस इज बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी डन। दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे वैंडरवॉल, क्या वैंडरवॉल डी शील्डिंग, वैंडरवॉल डी शील्डिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मान लेते हैं मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे आपके सामने ही, ठीक है। ये मेरे पास एक चर्च जो है हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, दो बेसिकली यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे क्या बनाने वाला हूँ, हाइड्रोजन बनाने वाला हूँ, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, बल्कि ग्रुप्स जो होते हैं ना, यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स
रिपेल ईच अदर। जब भी हमारे पास बल्की ग्रुप्स रहता है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बल्कि मतलब हमारे पास रिपेल बड़े बड़े ग्रुप्स, तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। एंड स्टेरिक हिंड्रेंस दैट इज एस एच, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करता है, बढ़ जाता है उन दोनों के बीच। एंड उसकी वजह से हमारे पास क्या करता है, डी शील्डेड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, छोटे मोटे इलेक्ट्रॉन है तो इसमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन, बेसिकली ये नो रिपल्शन, तो यहाँ पे शील्डिंग कुछ नहीं हुआ, बेसिकली ये सही है। बट अगर मैं दोस्तों यहाँ पे पिंक से थोड़ा रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर मैं ये वाला यहाँ पे एच लगा दिया और ये मैं यहाँ पे ले आया, बेसिकली ये यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, तो दीज आर अबव द प्लेन, बोथ आर अबव प्लेन, अबव प्लेन। बट होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास दिस इज रिपल्शन होता है इन दोनों के बीच, और ये जो प्रोटॉन हमारे पास इधर है, बल्कि ग्रुप लगा है, तो दिस प्रोटॉन बिकम्स डी शील्डेड। क्या होता है, डी शील्डेड हमारे पास दोस्तों ये बन जाता है, बन जाता है। ओके, और लास्टली एक छोटा सा कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे रह जाता है, दैट इज कॉल्ड अनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, अनाइसोट्रोपिक इफेक्ट मैं बहुत ही इजीली ये समझाने वाला हूँ। अनाइसोट्रोपिक क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन। अनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया। क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे डी शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, क्या, RCHO, R, यहाँ पे CHO, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। क्या कर दिया, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैंने, उम्मीद करता हूँ आपको विजिबल होगा चीजें, सॉरी, हाँ, बेसिकली ठीक है, मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगाने की कोशिश करी है। अब होता क्या है, जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों यहाँ पे लगाता हूँ, तो क्या करते हैं, बेसिकली ये क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो इनके पास एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एक रहता है, तो ये क्या करते हैं, कुछ इस तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं। ठीक है, एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तैयार होता है इनके बीच। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो कुछ इस तरह से जा रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है ना, ऐसे करके, और हमारे पास ऐसे जा रहा है ना। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो हमारे पास इस वाला एरिया है, यहाँ पे जो है हमारे पास जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है एंड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड हमारे पास इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है और इस जगह में बेसिकली दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। बट अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन की बात करूं, कहाँ की बात करूं, अगर दोस्तों मैं इस वाले हाइड्रोजन की बात करूं, तो यहाँ पे देखना कि दीज बेसिकली इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सटर्नल बोथ सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, सॉरी एक गलती बोल दी, यहाँ पे क्या होगा, बीच में, दैट इज इन मिडिल, हमारे पास क्या होता है दोस्तों, मिडिल में हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज ऑपोजिट, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है एंड ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बीच में हमारे पास क्या हो रहा है, ऑपोजिट हमारे पास ओरिएंटेशन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बट अगर मैं हाइड्रोजन जहाँ पे है, दैट इज एक्सटर्नल पार्ट में, यहाँ पे दोनों ही हमारे पास, यहाँ पे दोनों कैटेगरी में क्या हो रहा है कि दोनों हाइड्रोजन के ऊपर दोनों एक्सेस ज्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जितना था वो बढ़ गया, एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे डी शील्डिंग हो जाती है। क्या होता है, डी शील्डिंग हो जाता है। और यहीं पे अगर और एक हमारे पास यहाँ पे आता है अल्काइन का, दैट इज अल्काइन का, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, और अल्काइन मैंने मान लेते हैं कुछ इस तरह का ले लिया है, C और यहाँ पे C और ये H। ठीक है, अब बेसिकली अल्काइन कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन होता है इनका, और ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग इनके बीच कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, बन जाता है, और ड्यू टू दिस हमारे पास मैंने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है वो किस तरफ लगाया है, वो ऊपर की तरफ लगाया है ना। और यहाँ पे देखना कि भाई जो हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, और यहाँ पे देखो बेसिकली ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन की तरफ जो हम देखेंगे ध्यान से, तो नीचे की तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही है। तो ड्यू टू हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ओरिएंटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, अलग अलग ओरिएंटेशन हमें देखने को मिल रहा है। शील्डिंग हमारे पास यहाँ पे हो रही है, देखना ध्यान से, ये दोनों ऑपोजिट स्पिन में है। ऑपोजिट में हमारे पास क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होता है, एंटी पैरेलल हो जाते हैं। क्या होता है, एंटी पैरेलल हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दोनों का जो है ऑपोजिट डायरेक्शन रहता है, ऑपोजिट डायरेक्शन हमारे पास दोस्तों देखने को मिलता है, एंड ड्यू टू दिस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, अप फील्ड यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलता है, एंड दिस इज कॉल्ड शील्डेड, व्हाट, दिस इज कॉल्ड शील्डेड हाइड्रोजन प्रोटॉन, शील्डेड प्रोटॉन, है ना। तो ये एक हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल होता है अल्काइन का। तो हमने दोनों एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किया है, एक है हमारे पास एल्डिहाइड और एक होता है अल्काइन, जिसमें हमें अनआइसोट्रोपिक
जो है बेसिकली इफेक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे डी शील्डिंग ऑफ हमारे पास इफेक्ट देखने को मिलता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। और ये सेम चीज आप बेंजीन में भी लगा के दिखा सकते हो, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल हाइड्रोजन के ऊपर सेम लगता है, जिसमें हमारे पास डी शील्डिंग जो है हाइड्रोजन देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभी तक हमने इस पेज में क्या क्या पढ़ा है एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं ना। 2 मिनट दीजिएगा दोस्तों। यस, अगर मैं बात करूं सबसे पहले केमिकल शिफ्ट क्या होता है दोस्तों, बेसिकली शील्डिंग और डीशील्डिंग होता है किसका, प्रोटॉन का। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर होता है तो वो क्या करेगा, जो पास वाला कार्बन एटम है जिसमें हमारे पास एटम के साथ जो हाइड्रोजन है उससे हमारे पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिससे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उस जगह में वो कम हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। और जहां से कम खींचेगा दैट इज इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहां पे ज्यादा रहेगी, एंड ड्यू टू दिस जो है शील्डेड प्रोटॉन उसको बोला जाता है। एंड ड्यू टू शील्डेड प्रोटॉन जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वहां पे वो क्या रहेगी, वो हमारे पास यहाँ पे कम रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड कम की वजह से हमारे ज्यादा जो है कम एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड कम एनर्जी और कम फ्रीक्वेंसी देगी तो हमारे पास बीटा स्पिन स्टेट में वो ज्यादा इजीली पहुंच जाएगा। सिमिलरली हमें अगर मैं बात करूं डी शील्डेड प्रोटॉन के ऊपर तो वहां पे हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा, एंड टू बेसिकली प्रमोट दैट पर्टिकुलर प्रोटॉन टू बीटा स्पिन स्टेट, एंड उसको हम लोग डाउन फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो हमारे पास शील्डेड प्रोटॉन रहता है उसको हम लोग अप फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि भाई केमिकल शिफ्ट कैसे निकालते हैं। होता क्या है कि जो शिफ्ट ऑफ पीक्स देखने को मिला है दैट इज अपफील्ड और डाउनफील्ड में जो शिफ्ट ऑफ पीक्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, जहां पे हमने रखा है जो कि पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के, या फिर कोई वैन डर वाल्स डीशील्डिंग हो रहा है कि नहीं, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो इन सब की वजह से एनवायरनमेंट शिफ्ट होने की वजह से जो प्रोटॉन में शील्डिंग और डीशील्डिंग हो रही है, जो पीक्स का चेंज हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं केमिकल शिफ्ट के नाम से यहाँ पे दोस्तों जानते हैं ना, केमिकल शिफ्ट के नाम से हम इसको जानते हैं ना। और बाकी हमने देखा कि फैक्टर्स क्या अफेक्ट कर रहे हैं केमिकल शिफ्ट को। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, फिर वैन डर वाल डीशील्डिंग देखा, अनिसोट्रोपिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी सिमिलर है तो आप उसको बेसिकली वो इसी से रिलेटेड है तो आप उसको ध्यान से जान सकते हो, और कुछ नहीं है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमने ट्राई किया कि हम पूरी अच्छी तरीके से इस कंसेप्ट को, इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करें। मैंने ट्राई किया है कि दोस्तों मैंने हर एक चीज को, छोटी सी छोटी बारीक चीजों को मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इसका जो सेशन पीडीएफ है वो आपको इसी वीडियो के नीचे बेसिकली मिल जाएगा, या तो मैं ट्राई करूंगा कि इसको एक जेपीजे फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट करके अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूं, जिससे आप उसको एक पेज के अंदर बेसिकली जो है एक्सेस कर पाओ। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, आज के लिए हमारे पास इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, and thanks for watching this video till the end. Please join the telegram channel, like and share this video to your friends, subscribe to our channel, and मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, and thank you so much, yes, thank you so much, and bye bye.